हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके 5वें अध्याय को कर रहे थे, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। और अब हम इसके तीसरे भाग को आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योग। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से औद्योगिकरण को भारतीय नवीनतम सरकार, जो कि भारतीयों द्वारा ही बनाई गई थी, वह नीतियां परिवर्तित करती हैं और उन नीतियों को भारत के विकास के लिए किस प्रकार हम निरंतर उसमें सुधार भी करते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत की औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार भारतीय उद्योगों को 3 श्रेणियों में हमने देखा था: प्राथमिक उद्योग, माध्यमिक उद्योग और तृतीयक उद्योग। उसके पश्चात हमने बात की कि भारत की सरकार जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाती है भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, जिसमें कि हमने देखा कुछ क्षेत्र सरकार अपने सीधे नियंत्रण में रखती है और कुछ क्षेत्र वह जो है निजी क्षेत्र के लिए खोल देती है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत की सरकार जिन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल देती है, तो वह उसमें लाइसेंस प्रणाली भी लागू करती है, जिसमें कि उन लोगों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं जो कि कुछ नियम और शर्तों को सरकार के अनुसार मानते हैं, और तत्पश्चात वे निजी क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात ही हमने देखा कि भारत में संगठित से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में भारतीयों को रोजगार प्राप्त होता है, और असंगठित क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं श्रमिकों का जो है सभी मांगे पूरी नहीं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है अब भारत की सरकार ऐसे कानून बना रही है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कहीं ना कहीं सुधार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पहला स्तर तो वह हो गया जब भारत की नवीनतम सरकार आती है और वह औद्योगिकरण को भारत में लागू करती है अपने तरीके से। और आज हम इसके दूसरे चरण में देख रहे हैं कि 1990 के बाद इस औद्योगिकरण के चरण में, जो कि दूसरा चरण माना जा सकता है, क्या क्या सुधार भारत में किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है? दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1990 के दशक से। और ऐसा क्यों है? भारत की औद्योगिक नीति में 1990 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आता है जो कि दूसरा चरण कहलाता है? तो हम कहेंगे दूसरा चरण कहलाने का अर्थ यही है कि अब भारत में आमूलचूल तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं भारत में एलपीजी का लागू होना। यानी 1990 के दशक में भारत में एलपीजी की नीति लागू की जाती है, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1990 के दशक में। तो शुरू करते हैं, एलपीजी क्या है? भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योग, यानी कि इन दोनों का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और यह कब लागू होता है? 1990 के दशक में। यानी कि अब भारत की जो सरकार है वह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई प्रकार की नीति लागू करने की बात कहती है, और वह कहती है कि भारत में उदारीकरण को, भारत में भूमंडलीकरण को किस प्रकार से लागू करवाकर अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए, वह अब आवश्यक हो गया है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके कारण वह अपने औद्योगिक नीतियों में सुधार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार का जो नियंत्रण है वह बहुत सारे क्षेत्रों से अब कम कर दिया गया है और वह क्षेत्र निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं दूरसंचार की, नागरिक उड्डयन की। तो हम क्या कहेंगे कि अब सरकार जो है अपना नियंत्रण प्रमुख क्षेत्रों से धीरे धीरे वापस लेती है, और इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति भारतीय उद्योग पर लागू होना, यानी एलपीजी का भारत पर लागू होना। इसमें अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हमने पिछले चरण में की थी, वह अब थोड़ा थोड़ा उदार हो गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अब सरकार जो है प्रमुख क्षेत्रों से अपना नियंत्रण धीरे धीरे कम करती है और उन्हें निजी क्षेत्रों के लिए खोल देती है। यानी कि अब एक आम व्यक्ति जो कि एक कंपनी खोलना चाहता है किसी क्षेत्र में, उसके लिए वह
सरकार जो है नियमों को कठोर से लचीला कर देती है और लाइसेंस प्रणाली को भी कहीं ना कहीं भारत में अब धीरे धीरे खत्म कर देती है, ताकि एक आम व्यक्ति उन कठोर नियमों से डर करके उद्योगों की स्थापना करने से दूर ना हटे। तो भारत में अब उदारीकरण के परिणाम स्वरूप, एलपीजी के परिणाम स्वरूप लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया जाता है, अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और साथ ही साथ सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो है प्रोत्साहित भी करती है जो कि भारत में उद्योग लगाना चाहते हैं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिले। तो हम कहेंगे सन 1990 के दशक में सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे कुछ आरक्षित क्षेत्र भी निजी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो यह आरक्षित क्षेत्र जो है वह किसके पास थे? तो हमने पिछले चरण में पढ़ा था कि यह आरक्षित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में थे, लेकिन अब यह निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए जाते हैं, यानी कि अब इन आरक्षित क्षेत्रों में भी कोई आम व्यक्ति जो है अपना उद्योग स्थापित कर सकता था। जैसे कि हम दूरसंचार का उदाहरण ले सकते हैं, हम नागरिक उड्डयन का उदाहरण ले सकते हैं और हम ऊर्जा का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार एलपीजी की नीति के परिणाम स्वरूप या भारतीय उद्योग में उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्रों में एक आम भारतीय जो है उद्योगों की स्थापना करने लग जाता है। उदारीकरण की प्रक्रिया में बहुत सी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियां बन गई, यानी कि जब हम उदारीकरण की बात करते हैं कि भारत में अब उदारीकरण आ जाता है, तो भारत की कई कंपनियां जो हैं वह विदेशी कंपनियां बन जाती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं पार्ले जी पेय की। तो पार्ले जी को जो है वह कोका कोला, जो कि एक विदेशी कंपनी है, वह खरीद लेती है। तो इस प्रकार पार्ले पेय को कोका कोला द्वारा खरीद लिया गया था। तो यह उदाहरण था कि बहुत सी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियां बन गई थी। इसी प्रकार से भारत में उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो हमने बात की, इसमें लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और अनावश्यक प्रतिबंध भी हटा दिए गए और एक आम भारतीय को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया उद्योगों की स्थापना के लिए। तो हम कहेंगे उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता अब नहीं रही। लाइसेंस में क्या होता था कि यदि एक व्यक्ति को किसी भी उद्योग की स्थापना करनी है तो उसे एक कठोर नियम प्रणाली को मानना होता था और कुछ प्रमुख शर्तों को मानना होता था, और यदि वे उन शर्तों को पूरा करते थे तभी सरकार उस व्यक्ति को किसी भी विशेष उद्योग के लिए लाइसेंस उपलब्ध करवाती थी, तभी वह उस उद्योग की स्थापना कर पाता था। लेकिन अब भारत में उदारीकरण के परिणाम स्वरूप लाइसेंस की जो आवश्यकता है अब समाप्त कर दी गई। साथ ही साथ उद्योगों पर अनावश्यक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो अब किसी प्रकार का जो प्रतिबंध था जो कि आवश्यक नहीं था वह भी अब सरकार हटा लेती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिसे हम प्रचलित भाषा में एफडीआई भी कहते हैं। एफडीआई का अर्थ है कि विदेश से सीधा सीधा जो निवेश है भारत में हो सकता था, तो वह भी अब कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित कर रही है। उद्योगों को एक बाजार के रूप में उपयोग किया गया। अर्थव्यवस्था व विकास के लिए सरकारी नियंत्रण को कम किया गया। अब सरकार जो है कम से कम हस्तक्षेप करती है ताकि कि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। इसी तरीके से हम बात करें अन्य उदारीकरण की विशेषताओं की, तो वस्तुओं व सेवाओं को आयात और निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। अब आयात और निर्यात को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। जिन किन्हीं चीज़ों की भारत में अधिकता है उन्हें निर्यात किया जाएगा और जिनकी की कमी भारत में है वह भारत में आयात भी की जाएंगी, और सरकार इसमें उदार प्रवृत्ति अपना लेती है। सीमा शुल्क को कम किया गया। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो यह उदारीकरण का परिणाम ही है कि हम अपने आसपास कई सारी विदेशी उत्पादों को आसानी से खरीद पाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें उदारीकरण का जो दूसरा क्षेत्र है वह है खुदरा व्यापार क्षेत्र, यानी कि उदारीकरण का प्रभाव खुदरा व्यापार पर भी पड़ा है। और खुदरा व्यापार होता है छोटे छोटे उत्पाद जो बाजार में बिकते हैं। तो इस प्रकार से उदारीकरण का दूसरा क्षेत्र हो गया खुदरा व्यापार। तो बड़ी विदेशी कंपनियां, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वॉलमार्ट की और टेस्को की, तो बड़ी विदेशी कंपनियां तथा व्यापारियों के भारत में आने से भारत के छोटे व्यापारी
जो दुकानदार हैं, जो हस्तकला विक्रेता हैं या हॉकर हैं, इन सब पर अपना रोजगार खोने का डर आ जाता है और इनके छोटे छोटे व्यापार इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि बड़ी कंपनियों के खुदरा व्यापार में आने से छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, जो कि हमें गली और नुक्कड़ में आसानी से मिल जाते हैं, उनके रोजगार पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण कौन है? इसका कारण है बड़े बड़े मॉल और शोरूम। तो बड़े बड़े मॉल और शोरूम में हमारा जो झुकाव है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम चूँकि कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं इन बड़े बड़े शोरूम और मॉल से, तो छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी हैं उनको भी इसका नुकसान हो रहा है, जो कि उदारीकरण का एक दूसरा पक्ष भी है। तो हम कहेंगे कि विश्व के बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान जैसे कि वॉलमार्ट, कैरेफोर तथा टिस्को भारत में प्रवेश की राह तलाश रहे हैं और बाजार में सरकार ने जो है FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी है। इस प्रकार से यह चाहते हैं कि FDI के द्वारा इनका प्रवेश भारत में हो जाए, लेकिन भारत की सरकार इस पर अभी भी प्रतिबंध लगा रखी है और भारत का खुदरा व्यापार क्षेत्र तीव्र विकास का होने की वजह से यह विदेशी कंपनियां जो हैं भारत के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से खुदरा व्यापार में FDI के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन चूंकि भारत में खुदरा व्यापार का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और उसका विकास भी तीव्र गति से होता है, इसलिए ये विदेशी कंपनियां भारत के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। आकर्षण का कारण यह भी है कि यह खुदरा व्यापार जो है भारत की संपूर्ण राष्ट्र की 97% व्यापार को लेता है। तो हम कहेंगे छोटी छोटी दुकानों द्वारा यह 97% व्यापार होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 97% में निवेश करने के लिए यह विदेशी कंपनियां आकर्षित हो जाती हैं। तो इस प्रकार सरकार विदेशियों को इस बाजार में प्रवेश करने से रोक रही है, ताकि भारतीयों के खुदरा व्यापारी जो कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो कि गली और नुक्कड़ में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं या अपना जीवन यापन प्राप्त कर रहे हैं, वह इन विदेशी कंपनियों के आने से अपना रोजगार ना खो दें। तो हम कहेंगे सरकार विदेशियों को इस बाजार में प्रवेश करने से रोक रही है, क्योंकि इसके पीछे दलील यह है कि भूमंडलीय खुदरा व्यापारी जो कि विश्व में बड़े बड़े खुदरा व्यापारी हैं, हजारों छोटे स्थानीय तथा घरेलू खुदरा व्यवसायियों को बर्बाद ना कर दें। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सरकार इस प्रतिबंध को इसलिए भारत में लागू करना चाहती है कि ये विदेशी कंपनियां या भूमंडलीय खुदरा व्यापारी जो बड़े बड़े व्यावसायिक परिवार हैं, वह भारत में यदि आ गए तो इससे भारत के जो स्थानीय और घरेलू व्यावसायिक हैं, जो कि खुदरा व्यापार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन पर संकट ना आ जाए। इसी तरीके से यदि हम बात करें विनिवेश की, तो यह भी कहीं ना कहीं उदारीकरण का ही एक परिणाम है। विनिवेश क्या होता है? तो हम कहेंगे जब सार्वजनिक कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देती है तो उसे हम कहते हैं विनिवेश। यानी कि सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करने लगती है, तो वह कहलाता है विनिवेश और यह भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं BSNL कंपनी की या दूरसंचार कंपनी की, जिसमें कि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। विनिवेश के कारण कई सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी चले जाने का भय होता है। यानी कि सार्वजनिक कंपनी में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी कभी भी अपने रोजगार से हटाया जा सकता है। किसके परिणाम स्वरूप? विनिवेश के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार उनको सदैव अपने रोजगार चले जाने का भय सताता रहता है। तो विनिवेश भी कहीं ना कहीं भारत में रोजगार की जो स्थायीपन है उसको चुनौती दे रहा है। कर्मचारियों में आमदनी की असमानताएं भी बढ़ती हैं। यानी कि कई कर्मचारी जो हैं उनको बहुत ही अच्छा वेतन मिलता है और वह स्थायी रूप से उस कंपनी में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को जो है अस्थायी तौर पर वहाँ पर रखा जाता है और उनको वेतन भी बहुत ही कम दिया जाता है। तो इससे आय की असमानता जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार से रोजगार हेतु असुरक्षा महसूस की जाने लगी है। यानी कि यदि
सार्वजनिक कंपनियों के हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियां खरीद लेंगी तो कई सारे व्यक्तियों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन निजी क्षेत्र की कंपनियों को किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती कि वे अपने यहाँ पर कोई स्थायी व्यक्ति को रोजगार दें। तो इस प्रकार से रोजगार का अस्थायित्व बढ़ जाता है और हम कहेंगे रोजगार हेतु असुरक्षा महसूस की जाने लगती है। किसके परिणाम स्वरूप? विनिवेश के परिणाम स्वरूप, जो कि उदारीकरण का ही एक परिणाम है। कंपनियां अपने यहाँ स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रही हैं। तो हमने कहा कि निजी क्षेत्र जब सार्वजनिक कंपनियों के हिस्सेदारी को खरीद लेती हैं तब निजी कंपनियों पर कोई भी बाध्यता नहीं होती कि वे यहाँ पर स्थायी कर्मचारी रखें। तो इस प्रकार हम कहेंगे कंपनियां अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रही हैं तथा पूरे विश्व के बाह्य स्रोतों से छोटी छोटी कंपनियों द्वारा और घरों से अपने कार्य करवा रही हैं। यानी कि इन निजी कंपनियों का उद्देश्य होता है कि अपने कार्य को सही तरीके से पूरा करवाना, और जिसके लिए उन्हें यह बाध्यता नहीं होती कि वे कहाँ से काम करवाएं और किस व्यक्ति को रोजगार दें। इसलिए वह सस्ते श्रम को देखते हुए विदेशों यानी कि बाह्य स्रोतों से भी अपना कार्य करवा लेती हैं, और कई उदाहरणों में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वह घरों से ही अपने कार्य भी करवा लेती हैं। तो यह इस प्रकार से हम देख रहे हैं विनिवेश का एक परिणाम यह भी है कि यहाँ पर स्थायी कामगारों की संख्या कम होती जाती है और उन्हें सस्ता श्रम चाहिए होता है। इस कारण वह घरों से भी अपने कार्य करवा लेती हैं और विदेशी श्रम से भी वह अपने कार्य करवा लेती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों से इन कंपनियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। विनिवेश के परिणाम स्वरूप जो बड़ी कंपनियां हैं जो देश और विदेश की बड़ी कंपनियां हैं वह अपने कार्य को करवाने के लिए विदेशों से भी श्रम खरीद लेती हैं, जिसे हम कहते हैं बाह्य स्रोतों से भी श्रम खरीद लेती हैं और घरों से भी अपने कार्य करवा लेती हैं। साथ ही साथ ये जो बड़ी कंपनियां हैं अपने कार्य को करवाने के लिए विकासशील देशों की ओर भी आकर्षित होती हैं। विकासशील देश जैसे कि भारत, तो यह जो बड़ी कंपनियां हैं यह भारत की ओर इसलिए आती हैं क्योंकि भारत में जो है मजदूर बहुत ही सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि भारत में क्या विशेषता है कि यह विदेशी कंपनियां आकर्षित होती हैं तो भारत में सस्ता श्रम मिलता है, यानी कि बहुत ही कम वेतन में उन्हें मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। तो हम कहेंगे भारत जैसे विकासशील देशों से इन कंपनियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि भारत में क्या है, श्रम सस्ता है। और साथ ही साथ श्रम सस्ता होने के साथ ही भारत के जो मजदूर हैं या भारत के जो कामगार हैं या भारत के जो इन कंपनियों में काम करने के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं वे बहुत ही अधिक घंटे तक कार्य भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये कंपनियां जो हैं किसकी ओर आकर्षित होती हैं, भारत जैसे विकासशील देशों की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि यहाँ पर श्रम जो है बहुत ही सस्ता है, साथ ही साथ अधिक घंटे तक यहाँ के लोग काम कर पाते हैं। सरकार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी है। यानी कि सरकार भी अब कई बार कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करती है जो कि उसे फायदा पहुंचाए। इसमें सरकार भी ऐसी नीतियां अपना रही हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि सरकार भी बाह्य स्रोतों से काम करवाने में अब जो है अपना झुकाव दिखा रही है क्योंकि उससे उसे फायदा होता है। कहने का अर्थ यह है कि सरकार किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से भी अपना काम करवाने में पीछे नहीं हटती। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी से सरकार ने अनुबंध किया था क्योंकि वह समय पर अपना काम पूरा कर देती है और उस पर जो है सरकार विश्वास कर लेती है। तो क्या कहना है, कहने का अर्थ यही है कि सरकार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी है। यानी कि सरकार किसी विदेशी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जो कि उसे समय पर सही सस्ते श्रम में जो है काम करके दे सके। तो सरकार भी इन बाह्य स्रोतों पर धीरे धीरे विश्वास कर रही है जो कि भारतीयों पर कहीं ना कहीं रोजगार का संकट उत्पन्न कर देता है। तो यह भी इसका एक नकारात्मक पक्ष है।
परंतु यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। यानी कि अभी सरकार में ऐसी स्थिति जो है विकट नहीं आई है कि सरकार पूरी तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गई है या बाह्य स्रोतों पर निर्भर हो गई है, बल्कि निजी क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से सारांश के रूप में यदि हम बात करें तो विनिवेश और उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। यानी कि कृषि ही जो है भारत में मुख्य व्यवसाय है, लेकिन हम कहेंगे भारत का झुकाव जो है या भारतीयों का झुकाव जो है धीरे धीरे सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। और सेवा क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं बैंक की, आईटी की, होटल उद्योग की। तो अब धीरे धीरे कृषि जो है वह मुख्य व्यवसाय तो है, लेकिन भारतीयों का झुकाव अब धीरे धीरे बढ़ रहा है सेवा क्षेत्र की ओर। लेकिन तीसरी बात हम कहेंगे कि सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, यानी कि अब भारत का जो नगरीय मध्यम वर्ग जो इन सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, उनके मूल्य कैसे बन रहे हैं, तो उनके मूल्य बन रहे हैं टीवी, सीरियल और फिल्म उद्योग के अनुसार जो भी मूल्य प्रचलित हो रहे हैं उनसे वे अपने मूल्य ग्रहण कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे सारांश रूप में, भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, परंतु अब सेवा क्षेत्र जिसमें दुकानें आएंगी, बैंक आएगा, आईटी, होटल उद्योग आदि आएंगे, में लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो कृषि से भारत की रुचि अब सेवा क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। नगरीय मध्यम वर्ग का उदय इससे हो रहा है। यानी कि इस सेवा क्षेत्र में कौन कार्य कर रहे हैं, नगरों में रहने वाले लोग, जो कि एक नगरीय मध्यम वर्ग का उदय भारत में कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे कि सेवा क्षेत्र बढ़ने की वजह से भारत में एक नगरीय मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। और यह नगरीय मध्यम वर्ग के मूल्य कैसे हैं या नगरीय मध्यम वर्ग किस प्रकार की मानसिकता रखता है, तो यह मानसिकता उनकी मुख्यतः बन रही है टीवी, सीरियल और फिल्मों से। तो इस प्रकार से भारत के नए नगरीय मध्यम वर्ग के मूल्य प्रभावित हो रहे हैं टीवी, सीरियल और फिल्मों से। इस प्रकार से भारत में अब जो है धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप, विनिवेश के परिणाम स्वरूप भारत में निजी उद्योग या निजी क्षेत्र जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत ही कम मात्रा में धीरे धीरे घट रहे हैं। तो इसका भी एक ग्राफ हमारी पुस्तक में हमें मिलता है। साथ ही साथ भारत में सुरक्षित रोजगार की कमी होती जा रही है। यानी कि अब व्यक्ति इस बात के लिए निश्चित नहीं है कि वह एक कंपनी में कितने समय तक कार्य कर रहा है और कितने समय तक उसका रोजगार सुरक्षित है, कितने समय तक उसे एक निश्चित वेतन मिलेगा और कितने समय तक उसे जो है आने वाले समय में निकाल दिया जाएगा और पेंशन की क्या व्यवस्था रहेगी। तो यह सब सुरक्षित रोजगार की व्यवस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन भारतीयों को इससे जो है वंचित होना पड़ रहा है और भारत में अब सुरक्षित रोजगार की कमी होती जा रही है। जैसे कि सरकारी नौकरी, यानी कि अब सरकारी नौकरियों की भी कमी होती जा रही है, जो कि हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है उदारीकरण और विनिवेश के परिणामों का। उदारीकरण व निजीकरण से आमदनी में भी असमानताएं बढ़ रही हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में जो है किस प्रकार का रोजगार मिल रहा है। तो हम कहेंगे हमारी पुस्तक में इसके लिए जो ग्राफ है वह बताता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार जो है पहले की तुलना में अब परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह है निजी क्षेत्र और यह है सार्वजनिक क्षेत्र। तो हम कहेंगे कि संगठित क्षेत्र में रोजगार में धीरे धीरे निजी क्षेत्र का जो है प्रतिशत बढ़ रहा है। जैसे हम 2006 की बात करें तो लगभग यह कितना प्रतिशत है, 85% निजी क्षेत्र था। उसके बाद में 2008 में यह 100% हो जाता है, यानी निजी क्षेत्र में हम 100% की बात करते हैं। यह 2010 में लगभग आ जाता है आपके 105 तक और 2012 में यह बढ़ता है
120 तक। तो हम कहेंगे कि अब निजी क्षेत्र जो है 85 से 100, 100 से 105 और 120 तक बढ़ गया है। वहीं हम सार्वजनिक क्षेत्र की यदि बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है वह लगभग उसी स्थिति में देखने को मिल रहा है 2006, 8, 10 और 12 में, यानी कि 180 के लगभग जो था उसमें कोई भी ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यदि हम परिणाम के रूप में कहें तो भारत में जो है निजीकरण जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और संगठित क्षेत्र में रोजगार में निजी क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, सरकार बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए क्या करती है? सरकार बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन को जो है अपने नियंत्रण में लेती है, जिसे हम कहते हैं भूमि अधिग्रहित कर लेना, यानी भूमि अधिग्रहण कर लेना। तो सरकार जो है बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित करती है और इस कारण क्या होगा? भूमि के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप भूमि के मालिक या वहाँ के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वह आदिवासी हो, उन लोगों को वहाँ से पलायन करना होता है, यानी कि उनका विस्थापन अन्य जगह के लिए हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन यापन पर संकट भी उत्पन्न हो जाता है। और सरकार जो उनको मुआवजा उस विस्थापन के परिणाम स्वरूप देती है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा इन किसानों या आदिवासियों को दी जाती है, वह भी पर्याप्त नहीं होती है। इस कारण उन्हें कुछ ऐसे अस्थायी कामों को करना होता है जो कि उनके जीवन यापन पर संकट भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की जो भूमि अधिग्रहण की नीति है वह भी कहीं ना कहीं कई सारी कमियों को अपने आप में रखती है। इसी के परिणाम स्वरूप भूमि के अधिग्रहण को देखते हुए हम कहते हैं कि आसपास जब बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होती है तो पर्यावरण पर भी बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कहेंगे बड़े उद्योगों को लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है? भूमि अधिग्रहित की जाती है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता बल्कि प्रदूषण बढ़ता है। तो आसपास के लोगों के क्षेत्र जो हैं उनको क्या नहीं मिलता? रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि हमने बात की अब बाह्य स्रोतों से भी कार्य करवाया जा रहा है, एमएनसी से भी काम करवाया जा रहा है और घरों में बैठे लोगों से भी काम करवाया जा रहा है। तो आसपास के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और साथ ही साथ वहाँ पर क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण भी बढ़ रहा है। भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप भूमि के जो मूल निवासी थे, चाहे वह किसान थे चाहे वह आदिवासी थे, उनको भी विस्थापित किया जाता है, उन्हें वहां से पलायन करना पड़ता है और क्षतिपूर्ति या मुआवजा क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत ही कम रकम जो है उन लोगों को दी जाती है और इस कारण इसका परिणाम क्या होगा कि इससे ये आदिवासी या फिर यहाँ के जो किसान हैं वह क्या बन जाते हैं? दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं, यानी कि वह हर एक दिन की मजदूरी प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें कि उनके जीवन में अस्थायित्व बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप किसान और आदिवासियों को जो मुआवजा मिलता है वह पर्याप्त नहीं होता और उन्हें वहां से विस्थापन के परिणाम स्वरूप अन्य जगहों पर जाना पड़ता है और वहां पर वह क्या करते हैं? वहां पर वे दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं और या फिर ये शहरों के फुटपाथ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस भाग में उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव भारतीय उद्योगों पर क्या पड़ता है और विनिवेश के परिणाम स्वरूप भारत में जो है निरंतर निजी क्षेत्र में जो है रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की कमी देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने सरकारी नौकरी की बात की। इसी प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो है भूमि अधिग्रहण की नीति बड़े बड़े उद्योगों को स्थापना करने के लिए भारत की सरकार अपना रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां देखने को हमने उदाहरण के रूप में प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में 1990 के दशक में जो एलपीजी की नीति अपनाई गई उसके परिणाम किस प्रकार से भारतीय उद्योग को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि कुछ उसके सकारात्मक पक्ष हैं और कुछ उसके नकारात्मक पक्ष हैं। अगली बात हम करेंगे अगले भाग में। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।